कहानी आधुनिकता और परिवेश भाग 2। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपने भाग 1 को पढ़ा और सुना होगा और आपको पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। अपने प्रतिबिंब को आईने में देखकर इरा बोलते बोलते कहीं खो गई। ये क्या? उसकी कक्षा में प्रवेश करते सभी लड़कियां शांत हो गईं, जो पहले खूब तेजी तेजी हंसी ठिठोली कर रही थीं। इरा शांति से आकर रूही के पास बैठ गई और पूछने लगी, क्या हो गया इन सबको? अभी तो बहुत आवाज़ आ रही थी, अचानक से शांति हो गई। रूही बोली, तुम ज़्यादा मत सोचो, इन सब बातों से दूर रहो, तुम बिल्कुल अलग हो। इरा बोली, अलग हूँ? इसका क्या मतलब है? मैं भी एक लड़की हूँ, एक ही कक्षा में पढ़ती हूँ, लगभग सभी हम उम्र हैं, साथ में टिफ़िन करते हैं और कार्यक्रम में भाग लेते हैं। फिर मैं कैसे सबसे अलग हुई? दूसरे मायने में देखा जाए तो हर एक इंसान दूसरे से अलग है, लेकिन यहाँ पर हम उस तरह के अलग होने की बात से कोसों दूर हैं। अब सही सही बताओ, माजरा क्या है? सुनो इरा, तुम बहुत अच्छी हो, पढ़ाई और सभी संबंधित गतिविधियों में भी। तुम एक सर्वगुण संपन्न लड़की हो। तुम्हारे इन गुणों को देखकर सब तुमसे ईर्ष्या भी करते हैं, क्योंकि तुम्हारे तरह बन पाना सभी के बस की बात नहीं। तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो कि तुम्हें कोचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं। कोचिंग में अगर सही पूछो, 20% लोग ही पढ़ने आते हैं, बाकी के 80% के लक्ष्य अलग ही होते हैं। लोगों को उनके पहनावे के हिसाब से, उनकी बुद्धिमत्ता और शहर में ओहदा का आकलन लगाते हैं। उनके अनुसार महंगी कोचिंग में वही लोग आते हैं जो उसका खर्चा उठा सकते हैं और दौलत शोहरत से अमीर होते हैं। सभी एक दूसरे को किसी न किसी के नाम से चिढ़ाते हैं और कुछ ना होते हुए भी किसी का किसी से भी रिश्ता जोड़ देते हैं। सबको लगता है तुम खड़ूस हो। अगर तुमसे कोई कुछ कहेगा तो तुम बुरा मान जाओगी और शिकायत कर दोगी। सभी लड़के भी तुम्हारा बहुत मजाक बनाते हैं, बोलते हैं तुम बहुत उबाऊ हो। जब भी कोई तुमसे बात करना चाहता है तुम ऐसा प्रतीत कराती हो कि सब चीज़ें बिना मतलब की हैं। तुम्हारा पहनावा भी तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा साधारण है। किसी उत्सव में जाती हो या कुछ विशेष कार्यक्रम में आती हो, फिर भी हमेशा की तरह ही लगती हो। यह सब सुनकर इरा के तो होश ही उड़ गए। उस बेचारी को यह अंदाज़ा भी ना था कि ऐसे कारण भी हो सकते हैं लोगों का एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के। इरा ये सब सुनकर हजम कर पाती, उससे पहले उसने सोचा क्यों ना रूही की भी राय ले ली जाए। रूही और इरा तो कक्षा 1 से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन कुछ दिनों से रूही का इरा के प्रति व्यवहार थोड़ा बदला सा था। अकेले में वो इरा के साथ बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब लोगों के सामने आती थी तो रवैया थोड़ा बदल जाता था। इरा ने रूही से पूछा, तुम भी कुछ कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इस दबाव में आकर ऐसा मत करना कि सच्चाई तुम छिपा लो, उससे मेरे मन को और ठेस पहुँचेगी। इरा अंदर से थोड़ा टूट सी गई थी, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोली। रूही ने कहा, इरा, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूँ दिल से, लेकिन हमें आधुनिकता और आसपास के परिवेश के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। तुम्हें पता है, सबको पता है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए लोग मुझे भी अपने साथ शामिल नहीं करते। कोचिंग में भी मैं अपने आप को बहुत अलग पाती हूँ। मुझे बहुत समय लगा और लोगों का साथ पाने के लिए। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में कम ही हैं। आगे चल के मुझे संसार की सच्चाइयों का सामना करना ही है, तो अभी से ही मुझे उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। एक बहुत पुरानी दोस्त होने के हक से मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगी। इरा की आंखों से आंसुओं की धार निकलने लगी। सोचते सोचते उसने आईने में खुद को देखकर ये प्रश्न किया, क्या ये ज़रूरी है कि अपने व्यवहार को दूसरे के हिसाब से बदला जाए? क्या ये ज़रूरी है कि अपने पहनावे उढ़ावे को दूसरे के हिसाब से बदला जाए? क्या ये ज़रूरी है
कि अपनी आंतरिक सुंदरता को छोड़कर बस बाह्य सुंदरता पर ध्यान दिया जाए? क्या इन सब बनावटी चीज़ों पर बने हुए रिश्ते स्थायी रहते हैं? क्या सच में मैं अपने आप को बिना बदले उन्नति करना इतना कठिन है? ईरा का मन मस्तिष्क बस इन्हीं सवालों के जवाब मांग रहा था। उसने सोचा, क्यों ना अपनी माँ के द्वारा कहे शब्दों में अपना उत्तर ढूंढूं, या फिर माँ को अपने मन की दुविधा बताऊं। आगे की कहानी के लिए भाग 3 देखें। धन्यवाद।